हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गंगवार यूरेन में। आज हम उपस्थित हैं टेट के सिलेबस के सारे टॉपिक्स लेकर, जिसका आज पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। हालांकि हम कई वीडियो में पीछे बता चुके हैं नंबर सिस्टम के बारे में, फिर भी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिए हैं, वो देखते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स, इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है, और ये एक से स्टार्ट होकर अनंत तक की होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि हम गिनती करते हैं तो एक से ही गिनती करना स्टार्ट शुरू करते हैं, तो गिनती करने वाली सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 से अनंत तक की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो गई। आगे देखते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट अनंत तक। यानी जब हम प्राकृतिक संख्याओं में से पहले 0 लगा देते हैं तो वे पूर्ण संख्या हो जाती हैं। यानी प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक और पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक। आगे देखते हैं पूर्णांक। हम अपने अध्ययन के समय या कहीं भी जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं, चाहे वो प्लस की हों या माइनस की हों, वो सारे पूर्णांक कहलाते हैं। तो यही लिखा हुआ है, समस्त धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जिसके मध्य में शून्य होता है और शून्य से आगे की तरफ बढ़ेंगे, शून्य से इस तरफ बढ़ेंगे तो प्लस की संख्याएं यानी प्लस की धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे, और शून्य से उल्टी दिशा में जाएंगे तो ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, तो भाई आगे देखते हैं धनात्मक पूर्णांक। सभी धनात्मक, जैसे ऊपर मैंने बताया, तो जितनी भी 0 से आगे धनात्मक संख्या है वो धनात्मक पूर्णांक हो गए, और सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। आगे देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, हर स्थिति में 2 से विभाजित हो जाएं, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 4 6 8 2 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 डैश डैश। ये सारी सम संख्याएं हैं, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाएंगी। विषम संख्याएं, सम का उल्टा हो जाएगा, यानी वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये जितनी संख्याएं दी हुई हैं इनमें से कोई संख्या 2 से नहीं कट रही है। आगे देखिए भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं का मतलब वे संख्याएं जो आसानी से विभाजित हो जाएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त, देखो एक से और स्वयं से, जैसे 13 है तो 13 एक से भी कट जाएगा और 13 से भी, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो एक और स्वयं से ना कटती हो। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाएं। कम से कम किसी एक अन्य संख्या से भी कट जाए तो वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे देखिएगा आगे उदाहरण में दिया हुआ है 16 एक से भी कट जाता है, स्वयं से यानी कि 16 से भी कट जाता है, और इसके अतिरिक्त 2 से 4 से और 8 से भी विभाजित हो रहा है, अतः ये भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 12 को देख लीजिएगा। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो केवल एक से एवं स्वयं से विभाजित होती हैं, इनके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य भाज्य का उल्टा है। जैसे 17 दिया है, 17 को देखेंगे जब किसी संख्या से काटेंगे तो ये किसी से नहीं कटेगा, केवल एक से कटेगा और स्वयं से यानी कि 17 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं। ऐसे ही 23 एक और 23 से कटेगा, इसके अलावा नहीं कटेगा किसी से। आगे देखिए जुड़वां अभाज्य संख्याएं। वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी अभाज्य संख्याएं तो बहुत सारी हैं, तो जुड़वां अभाज्य में कितनी होंगी? जुड़वां का मतलब ही 2 का होता है, जोड़ा 2 के होते हैं, तो जुड़वां यानी कि 2 संख्याएं होंगी और उनके बीच का अंतर 2 होगा। वे 2 अभाज्य संख्याएं होंगी जिनके बीच का, यानी जिन्हें घटाने पर 2 प्राप्त होता है, जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे अभाज्य संख्या 1 ले लिया और 5 ले लिया, तो 1 और 5 है तो अभाज्य, लेकिन इनके बीच का अंतर 2 नहीं है, इनके बीच का अंतर 4 है, तो ये जुड़वां अभाज्य नहीं हुई। जुड़वां अभाज्य वो होंगी जिनके बीच का अंतर 2 हो, जैसे 5 7, तो इनका अंतर 2 है। 17 19 और आगे दिए हुए हैं जुड़वां अभाज्य पहचानो, 5 9
3 7 और 5 7 और 9 11। तो इनमें से 5 9 में 4 का अंतर है, तो ये जुड़वा भाज्य नहीं है। 3 7 में भी 4 का अंतर है, और 5 7 में 2 का अंतर है। 9 11 में 3 का अंतर है। 9 11 इनमें 2 का अंतर आता है। ये लास्ट वाली दोनों जो है जुड़वा भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। आगे देखिएगा, सहभाज्य संख्याएं। जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का मासा एक हो या जिनके बीच केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वो भी क्या, एक, सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। सहभाज्य संख्याओं का मतलब है कि वे संख्याएं जो किसी से भी ना कटें। समझ रहे कि वे संख्याएं जो, देखो एक और स्वयं से तो सब कटती हैं, तो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से ना कटें, और उनमें केवल और केवल एक गुणनखंड कॉमन हो। भाई एक गुणनखंड कौन सी संख्या हो, एक। जैसे देखते हैं 5 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है, तो 5 1 से कटता है, 5 से कटता है, 7 1 से कटता है और 7 से कटता है, तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो गया। तो ये जुड़वा मतलब सहअभाज्य संख्याएं हो गई। ऐसे 13 और 17 का देखिएगा। इकाई का आगे हम सवाल देखेंगे कि इनमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाए। तो देखिएगा, जैसे बहुत सारी संख्याएं दी हुई हैं, उनको कई जोड़ में दी हुई होंगी, कहीं घटाओ में, गुणा में, इस तरह से दी होंगी। फिर पूछा जाएगा कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिएगा। जैसे ये पहला सवाल दिया गया जोड़ पर आधारित, तो इसमें ये जो खंड है, इसमें 948 प्लस 774 प्लस 9635 प्लस 4321 प्लस 6785, इनको हमें जोड़ के इनका इकाई का अंक निकालना है। अगर हम इन्हें क्रम से बारी बारी से ऊपर नीचे लिख कर जोड़ेंगे तो काफ़ी हद तक ये सवाल कठिन हो सकता है। लेकिन ट्रिक क्या होती है कि किस तरह से कम लिखने में, कम से कम कार्य में ही, कम से कम दिमाग लगाने में ही हम इकाई का अंक ज्ञात कर लें। तो वो देखिएगा, इकाई का अंक ज्ञात करना है तो अगर जोड़ वाले सवाल इसी तरह से दिए हुए होते हैं और उनमें इकाई का अंक पूछा गया हो, तो सीधे हम इकाई वाले अंकों को जोड़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने तीर के माध्यम से दिखाया है। जैसे देखिएगा 948 में इकाई का अंक 8 है, 774 में 4 है, और 9635 में 5, और 4321 में 1, और 6785 में 5 है। तो हम क्या करेंगे कि पहली संख्या के इकाई के अंक को दूसरी संख्या के इकाई के अंक से जोड़ेंगे। पहली का 8 है, दूसरी का 4 है, तो 8 4 कितना हो गया, 12। 12 का जो लिखा कितना जाता है, 12 का 2 लिखा जाता है इकाई वाले स्थान पे, बाकी जो एक शेष बचता है वो हासिल में पहुंच जाता है। तो 12 का 2 हमने इधर लिख लिया, ये देखो 12 का 2 लिख लिया, एक हासिल में चला जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, केवल इकाई के अंक से मतलब है। इकाई का अंक निकालना है तो इकाई के अंक से मतलब है। तो 2 बचा। अब इस 2 को हम तीसरी संख्या के इकाई के अंक से जोड़ेंगे, तो 2 और 5 कितना हो गया, 7। यहाँ पे 7 पूरा पूरा लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी मतलब हासिल नहीं लगेगा। तो ये पूरा पूरा इकाई का अंक यानी 2 और 5 7 हो गया, इकाई में है ही संख्या। तो अब इस 7 को अगली संख्या के इकाई के अंक से जोड़ेंगे, यानी 7 और 1 8। अब भी कोई दाही का अंक नहीं है, केवल इकाई में है संख्या, तो 8 ऐसे लिख लिया जाएगा। अब इस 8 को अंतिम संख्या के इकाई के अंक से जोड़ देंगे, यानी कि 8 और 5 13 हो गया। ठीक है, अब जो अंतिम कितना आया, योग 13 आया, तो 13 का इकाई का अंक जो होगा वही इस सभी संख्याओं के योग का इकाई का अंक होगा। 13 का इकाई का अंक है 3, तो इन सभी संख्याओं के जोड़ का इकाई का अंक हो गया 3। ठीक है, आगे देखिएगा 486, 375, 478 और 9437। तो पहली संख्या में इकाई का अंक है 6, दूसरी में 5, फिर 8 और फिर 8। तो हम क्या करेंगे कि पहले के इकाई के अंक को इससे जोड़ेंगे, तो 8 6 5 11, 11 का 1 लग गया इधर, बाकी 1 हासिल पहुंच गया। अब इस 1 को इससे जोड़ेंगे, तो 1 और 8 9, 9 इकाई में ही है, 9 को 8 से जोड़ेंगे तो 9 8 17, 17 का इकाई का अंक क्या है, 7। तो इस सवाल का इकाई का अंक हो गया 7। ठीक है, आगे देखिएगा इसी तरह से आप सवाल करेंगे। जैसे सी खंड है 584 प्लस 396
प्लस 78,549 प्लस 36,85,43,43 केवल इकाई के अंकों को इसी तरह से जोड़ेंगे। आगे चौथा है 86, 57, 684 प्लस 32, 96, 842 प्लस 76, 32, 84, 56 इनके भी इकाई के अंकों को जोड़कर आप इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं घटाव पर आधारित प्रश्न, यानी अभी तो मैंने जोड़ वाले देखे थे, अब घटाने वाले, यानी कि किस तरह से संख्याओं को बिना घटाए भी हम उनके इकाई के अंक ज्ञात करेंगे। देखिएगा, पहला दिया है 98,352 माइनस 15,362। अब देखिएगा इकाई का अंक जैसे जब जोड़ पर निकाला जाता है, इकाई वाले अंकों को जोड़ते थे, तो यहाँ पर घटाव का निकाला जा रहा है तो इकाई के अंकों को ही घटाएंगे, क्योंकि जब इकाई के अंक पूछा गया है तो हमें इकाई के अंक से ही मतलब है, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं, किसी भी अंक से कोई मतलब नहीं। अब जैसे 98,352 माइनस 15,362 दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली संख्या का इकाई का अंक क्या हो गया 2, दूसरी संख्या का इकाई का अंक भी 2, इकाई के अंक में से इकाई के अंकों को घटा लेंगे, तो 2 में से 2 चला गया, कितना बचा 0, तो बस ये 0 ही इस पहली यानी ए खंड वाले प्रश्न के इकाई का अंक हो गया। इसी तरह से अब देखेंगे बी वाला, इसमें क्या है 76,854 मतलब 76, 85, 46 माइनस 63,284, इसमें हमें पहली संख्या में से दूसरी संख्या इसमें भी घटानी है, तो इसमें पहली संख्या का इकाई का अंक 6 है, दूसरी का 4 है, तो 6 में से 4 घटा देंगे, क्या बचेगा 2, यही हो गया इकाई का अंक। ठीक है, अब आगे देखते हैं सी वाला 72, 35। अभी तो हमने जो ऊपर देखे तो वो तो कुछ सरल सवाल थे, जैसे पूरे में से पूरी संख्या घट रही थी या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट रही थी तो आसानी से घट जाती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 72, 35 माइनस 55, 26, यानी अब अगर हम देखें तो पहली संख्या का इकाई का अंक 5 है, दूसरी का 6 है, यानी 5 कम है 6 ज़्यादा है, तो 5 में से 6 किस तरह से घटेगा, जैसे हम घटाना करते हैं तो ऊपर अगर संख्या कोई छोटी होती है, कोई अंक छोटा होता है, तो हम पीछे वाले उसके पड़ोस वाले अंक से क्या ले लेते हैं, एक दाही ले लेते हैं, तो वही इसमें दाही ली जाएगी। जैसे 5 में से 6 घटाना है, नहीं घटेगा, लेकिन इसके पास में एक संख्या तो है ही, तो जब संख्या है तो हम वहाँ से लेंगे दाही, तो कितना हो जाएगा इधर 15 हो जाएगा, 15 में से 6 घट जाएगा, क्या बचेगा 9, तो यही इसका इकाई का अंक हो गया। इसी तरह से आप ये करेंगे डी, ई और एफ, ये सवाल आप करेंगे, इसमें पहले में 9 में से 9 मतलब इकाई का अंक 9 में से 9 घट जाएगा आसानी से, दूसरे वाले में 4 में से 3 भी आसानी से घट जाएगा, एफ वाले में क्या करना है 1 में से 9 घटाना है जो कि नहीं घटता है, तो इसी तरह से हम पीछे से दाही लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 9 घटा देंगे, जो भी आएगा वही इकाई का अंक हो जाएगा। अब देखते हैं गुणा पर आधारित इकाई के अंक कि किस तरह से, मतलब जब संख्याएं गुणा में होती हैं तब किस तरह से हम इकाई के अंक ज्ञात करेंगे, ये देखेंगे हम इसमें। जैसे ए है कि 984 गुणा 374 गुणा 321 गुणा 9654 गुणा 329। अभी तक हमने जोड़ वाले में क्या किया कि जोड़ वाले सवालों में भी इकाई के अंक से मतलब रखा, घटाने वाले में भी इकाई के अंकों से मतलब, अब गुणा वाले में अंकों में भी, गुणा वाले सवालों में भी इकाई के अंक से मतलब रखेंगे, क्योंकि जब इकाई का अंक पूछा तो इकाई के अंक से ही मिलेगा, इकाई का अंक कहीं दाही के अंक से नहीं मिल जाएगा, तो इसीलिए इकाई के अंक से मतलब रखते हैं। और जोड़ वाले में करते थे कि इकाई के अंक में से इकाई का अंक जोड़ते थे, घटाव वाले में इकाई में से इकाई घटाते थे, गुणा में भी यही करेंगे कि इकाई में इकाई की गुणा करेंगे, और जो अगर संख्या 2 अंकों में प्राप्त हो रही तो इकाई का अंक लिख लेंगे, दाही का अंक हासिल के रूप में छोड़ देंगे, क्योंकि हासिल लिखा तब जाता जब हमें आगे ज़रूरत पड़ती, हासिल की ज़रूरत पड़ नहीं रही तो हम हासिल को छोड़ देंगे, बाकी जो इकाई का अंक है उसे लिख लेंगे। देखिएगा 984 गुणा 374, तो इसमें पहले में इकाई का अंक 4 है, 374 में भी 4 है, 321 में 1 है, 9654 में 4 है और 329 में 9 है। अब पहले के इकाई के अंक की दूसरे के इकाई के अंक से गुणा करेंगे, चलो मैं इन्हें अलग लिख ले रहा हूँ, ये 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, इसका 1, इसका 4, इसका 9। अब देखिएगा
पहले के इकाई के अंक 4 की 4 से गुणा करेंगे, क्या हो गया 16। 16 का 6 लिख लिया मैंने, 1 चला जाएगा हासिल में, मतलब इसे नहीं लिखेंगे कहीं भी। अब ये जो 6 आया है, इस 6 की 1 से करेंगे तो 6 एकम 6, ठीक है। ये तो इकाई में ही है तो इसका हासिल कहीं नहीं जाने वाला। तो अब ये जो 6 आया है, इस 6 की इस 4 से करेंगे तो 6 चौक 24, 24 हो गया। 24 का इकाई का अंक क्या है 4, बाकी 2 छोड़ देंगे। 4 9 से 4 बचा, 4 की 9 से हो जाएगी, 4 9 नेम 36। अब देखिएगा 36 में इकाई का अंक क्या है, 36 में इकाई का अंक है 6, तो यही 6 इस संख्या के इकाई का अंक, इन संख्याओं की गुणा के इकाई का अंक हो गया, ठीक है। भाई पहली की इकाई का अंक 4 की 4 से गुणा करिए 16, 16 का 6 और दाई वाला छोड़ दिया। फिर 6 की 1 से करी 6 आया, इकाई में ही है। फिर 6 की 4 से करी तो 24 आया, 24 का इकाई का अंक 4 लिख लिया, बाकी दाई का वाला छोड़ दिया। 4 की 9 से करेंगे 36 आया, 36 का जो इकाई का अंक है 6, वही हो गया इकाई का अंक, बाकी दाई वाला छोड़ दिया। अब अगला बी वाला देखते हैं, 476 गुणा 142 गुणा 22 गुणा 98। तो इसमें देखिएगा, इसमें भी इकाई के अंक से गुणा करेंगे। जैसे पहली का इकाई का अंक क्या है 6, दूसरी का 2, तीसरी का 2, चौथी का 8, 6 2 2 8। तो इकाई के अंक से गुणा करते जाएंगे, 6 दूनी 12, 12 का 2 लिख लिया, बाकी छोड़ दिया। 2 का 2 से तो 2 ना 4, 4 का 8 से तो 4 अट्ठे 32, 32 का इकाई का अंक 2 है, तो वही इकाई का अंक 2 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से आगे ये सवाल सी वाला आप करेंगे, 98 गुणा 47 गुणा 52 गुणा 555 गुणा 67 89। अब चौथा टाइप है आधार व घात वाले प्रश्न, मतलब जिन संख्याओं का आधार बहुत लंबा होता है और घातें भी हजारों में लगी होती हैं, तो उनको हम भाग तो कर ही नहीं, मतलब उनकी जैसे 2 की घात 2 का मतलब है 2 बार गुणा कर लेंगे। तो जब आधार छोटा है घात भी छोटी है तब तो गुणा हो जाती है आसानी से। लेकिन अब जब आधार काफ़ी बड़े हों, हजारों में लाखों में करोड़ों में, और घातें भी लाखों में हजारों में करोड़ों में लगी हों, तब किस तरह से, तब बारी बारी से गुणा करके तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर गुणा करते रह जाएंगे तो पूरा टाइम गुणा करते ही निकल जाएगा और गुणा भी हमारा हो नहीं पाएगा। तो जब गुणा नहीं होगा तो इकाई का अंक भी नहीं याद होगा। तो इसके कुछ तरीके दिए हुए हैं, वो तरीके देखिएगा कि आधार व घात वाले प्रश्नों में, यानी ऐसे प्रश्न जिसमें लंबी लंबी घातें और लंबे लंबे आधार होते हैं, उनमें इकाई का अंक किस तरह से ज्ञात करेंगे, ये देखिएगा। तो पहला पॉइंट, मतलब इनमें देखिएगा संख्या के आधार के कुल अंतिम अंक, संख्या के आधार में चाहे कितने भी अंक हों, हमें इकाई का ज्ञात करना है तो इकाई के अंक से मतलब है, ठीक, इतनी बात तो कंफर्म रखो। और देखिए संख्याएं मतलब अंक होते कितने हैं, 0 से लेकर 9 तक, यही तो 10 अंक होते हैं। तो कुल अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो वो मैंने लिख दिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो नियम नंबर 1 है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट वाले पॉइंट देखिए आप, फर्स्ट वाला में 0 1 5 और 6, जो पहला नियम है, इसमें वह सवाल हल होंगे जिसका इकाई का अंक, जिसके आधार के इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, ठीक। देखिएगा आगे, अब नियम पढ़िएगा, यदि आधार में इकाई का अंक 0 1 5 या 6 हो तो उत्तर वही अंक होगा, ठीक है। इतना तो याद रखना पड़ेगा कि अगर आधार में 0 1 5 और 6 है, इकाई का अंक आया हुआ 0 1 5 6 है, तो उसके मतलब हल का इकाई का अंक क्या होगा, वही इकाई, वही जो संख्या हो जाएगी। अगर 1 है तो 1 हो जाएगी, 5 है तो 5 हो जाएगी, 2 है तो 2 हो जाएगी, 6 है तो 6 हो जाएगी। जैसे सवाल देखिएगा पहला, 86 97 68 45, पूरे की घात है 97 63 21। तो इकाई का अंक, आधार के इकाई का अंक 5 है
और मैंने बताया कि 0, 1, 5 और 6 आने पर इकाई का अंक वही संख्या हो जाती है। तो जब 5 आया तो इकाई का अंक 5 हो जाएगा। आधार का अंतिम अंक 5 है तो इसलिए इकाई का अंक 5 हो गया। लेकिन ये होता क्यों है? अब देखिएगा, 0 की घात 1 करके देखेंगे तब भी 0। आगे मैंने सत्यापन लिखा है कि इस ऐसा होता क्यों है। जैसे पूछोगे कि जब 0 आ जाए तो इकाई का अंक 0 ही क्यों होगा, 1 आएगा तो 1 ही क्यों होगा, 5 आएगा तो 5 ही क्यों होगा, 6 आएगा तो 6 ही क्यों होगा। वो आगे कन्फर्म हो रहा है। देखो सत्यापन वाले भी नीचे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, एक 0 का, 1 का, 5 का और 6 का, उसे देखिएगा। तो जो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आएगा, 0 का इस मतलब वर्ग करेंगे तब भी 0 आएगा, 0 की घात 3 करेंगे तब भी 0, 0 की घात 4 तब भी 0, 0 की घात 5 करेंगे तब भी 0, डॉट डॉट अनंत तक। इसीलिए 0 की घात चाहे कितनी भी हो, जब 1, 2, 3, 4, 5 क्रम से चल रहे हैं, सारी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी घात में, तो चाहे कितनी भी संख्या क्यों ना आ जाए भाई, आएगा तो 0 ही। अब जैसे 5 पे 0 है, 10 पे, 1000 पे, करोड़ पे, 1 लाख, 1 करोड़ पे, तो 1 करोड़ 50 लाख, सब पे 0 ही आएगा। ऐसे ही 1 वाला देखिए, 1 की घात 1 का मान 1, 1 की घात 2 का मान 1, 1 की घात 3 का मान 1, 1 की घात 4 का मान 1, 1 की घात 5 का मान 1। इसी तरह आगे हम घातें बढ़ाते चले जाएंगे तब भी मान कितना आएगा, 1। इसीलिए 0 अगर इकाई का अंक है तो भी 0 आता है, 1 है तब भी 1 ही आता है। आगे 5 देखिए, 5 की घात 1 तब भी 5, 5 की घात 2 तब भी 5, 5 की घात 3 125 तब भी इकाई का अंक 5 है, 5 की घात 4 में 625 तब भी इकाई का अंक 5, 5 की घात 5 में 3125 तब भी इकाई का अंक 5 है। ठीक है। इसी तरह से अगर 5 की घात 6 करेंगे तो 16, 15, 625 आता है, तब भी इकाई का अंक अंत में 5 ही आएगा। तो इसी तरह घात 5 की चाहे कितनी भी कर लो और उनकी कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो, तब भी इकाई का अंक देखेंगे तो 5 ही आएगा। तो इसीलिए डायरेक्ट एक नियम बना दिया है कि अगर इतना हम सब कुछ ना करके सीधे देख लेंगे कि अगर 0, 1, 5 या 6 आ गया है तो इकाई का अंक वही संख्या होगी। 6 वाला भी देख लीजिएगा, 6 की घात 1 तब भी 6, 6 की घात 2 36 हो जाएगा तब भी 6, 6 की घात 3 216 आएगा तब भी इकाई का अंक 6, 6 की घात 4 में 1296 आएगा तब भी इकाई का अंक 6 ही होगा, 6 की घात 5 में 77, 76 तब भी इकाई का अंक 6 ही है। तो इसीलिए ये एक नियम है कि अगर इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 है तो चाहे कितनी भी बड़ी घात क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा आधार क्यों ना हो, हम आधार का इकाई का अंक देख लेंगे। अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई संख्या है तो जो संख्या है वही, जो अंक है वही अंक उसका इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा दूसरा सवाल दिया है 97,681 की घात 97,681 की घात 7632 और 97,68 और 46 की घात 97,63। ठीक है। तो अब देखिएगा ये इसमें क्या करा गया है कि ऊपर मैंने एक छोटा सा टर्म लिया था, सिंगल टर्म, इसमें क्या है उन दोनों सिंगल टर्म्स को जोड़ा गया है। ठीक है। तो ये क्या होगा, पहले का इकाई का अंक, पहले का इकाई का अंक लिखेंगे, दूसरे का लिखेंगे, जोड़ा गया तो जोड़ कर देंगे उनका। तो पहले इकाई के अंक में मैंने कहा कि अगर 1, 2, 5 और 6 है तो वही संख्या इकाई का अंक हो जाएगी। तो देखते हैं पहले टर्म में इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो चाहे कितनी भी घात क्यों ना हो 1 है तो इकाई का अंक 1 हो गया, जैसा कि मैंने भी ऊपर बताया। ऐसे ही दूसरे में 6 है तो उसका 6 हो गया। ठीक है। तो 1 + 6 = 7, अंतिम अंक क्या हो गया, अंतिम अंक इकाई का अंक होता है तो वही इकाई का अंक क्या हो गया, 7। ठीक है, कन्फर्म। आगे देखिएगा, इनके आप खुद इकाई के अंक निकालेंगे। जैसे ए दिया है, काफ़ी लंबा टर्म है, उसके ऊपर घात भी अच्छी खासी लंबी है। ऐसे बी और बी, इसमें 2 टर्म्स को जोड़ा गया जिस तरह से हमने अभी सवाल करा है, इसी तरह से आप इनके इकाई के अंक निकालेंगे। पहले का इकाई का अंक 0 आएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 मतलब आधार के इकाई का अंक 0 है। दूसरे में 0, पहले टर्म का 0 आएगा, दूसरे टर्म का 6 आएगा, तो 0 और 6 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है। अब नियम नंबर 2 देखिएगा, नियम नंबर 2 में क्या बताया था, ऊपर एक बार ऊपर देख लेते हैं जहाँ से हमने ये घात वाले स्टार्ट किए थे। तो इसमें 0, 1, 5 और 6 को पहले नियम में लिया गया था, दूसरे नियम में 4 और 9 को
केवल 4 और 9 को दूसरे नियम में लिया गया है, बाकी बचे हुए 2, 3, 7 और 8 को तीसरे नियम में लिया गया है। नियम नंबर 2 देखिएगा आप। यदि आधार में संख्या का इकाई का अंक 4 व 9 हो, अभी क्या था, आधार में संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6, ठीक है, यही तो देखे थे 0, 1, 5, 6। अब यहाँ पर क्या है, यदि इकाई का अंक 4 व 9 हो, तो अगर 4 व 9 है तो क्या होगा, यानी इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे वो देखेंगे। तो पहले तो हम इनका सत्यापन कर लेते हैं कि क्या होता है। अगर 4 का घात एक बार करेंगे तो 4 एकम 4, 4 की घात 1 यानी कि 1 विषम है, तो 4 की घात विषम पे कितना है 4, 4 की घात 2 यानी कि सम कर लेंगे तो 4 चौक 16 यानी इकाई का अंक 6 आएगा। 4 की घात फिर विषम करेंगे यानी 3, तो कितना आ गया 64, 64 का मतलब 4 आया। ऐसे ही 4 की घात सम कर लेंगे फिर से, यानी 4 की घात 4 तो कितना आया 256। तो हम देखेंगे कि 4 की घात इधर दिखाया गया है, इस साइड देखिएगा आप, 4 की घात 1 और 3, 4 की घात 1 भी विषम है, 4 की घात 3 भी विषम है। तो अगर 4 की घात विषम ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि अगर 4 की घात विषम है, चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन विषम है, तो उसके इकाई का अंक क्या होगा 4, ठीक है। और अगर ये 2 सम है और ये 4 भी सम है, अगर 4 की घात सम है, यानी 4 की घात अगर घात सम है तो उसका इकाई का अंक 6 आएगा, ठीक है। जैसा कि इधर टेबल में दिखाया गया है, वो टेबल भी समझाऊंगा, पहले ये कंफर्म कर लें। देखिएगा आगे 9 वाले का सत्यापन देखेंगे। 9 वाले में क्या, 9 की घात विषम यानी कि 1, तो 9 आएगा। 9 की घात 2 पे 9 की 2 बार गुणा हो जाएगी, यानी कि 9 नेम 81, इकाई का 1 आ जाएगा। ऐसी 9 की घात 3 करेंगे तो 9 की 3 बार गुणा होगी, आ जाएगा 729, तो इसमें इकाई का अंक 9 हो जाएगा। अगर 9 की 4 बार गुणा करेंगे तो 6581 आ जाएगा, यानी कि इकाई का अंक 1 आएगा। यही बारी बारी से चलता रहेगा कि सम पे 4 विषम पे 6, 4 वाले में देखेंगे तो सम पे 4 विषम पे 6, सम पे 4 विषम पे 6, सम पे 4 विषम पे 6, चाहे विषम में कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। अब 9 वाला देखेंगे तो सम पे 9, मतलब सॉरी विषम पे 9, सम पे 1, विषम पे 9, सम पे 1, विषम पे 9, सम पे 1। तो वही देखिएगा इधर 9 की घात 1 और 9 की घात 3 विषम घातें हैं। जब 9 की घात विषम हो तो उसका इकाई का अंक 9 होगा, जैसा कि आगे देखा है आप लोगों ने, ठीक है। अब अगर 9 की घात वाले टर्म्स सम में हैं, जैसे 9 की घात 2 और 9 की घात 4 सम है अगर, तो इकाई का अंक 1 आएगा। जैसे देखिएगा दोनों जगह पे, 9 की घात 2 का 81 जिसका इकाई 1, 9 की घात 4 का 6581 जिसका इकाई का अंक 1, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ कि इकाई के अंक, मतलब सॉरी कि आधार का इकाई का अंक अगर 4 है तो क्या देखेंगे, तो ये देखेंगे कि जो टोटल घात लगी हुई है वो सम है कि विषम। अगर सम है तो उसका उत्तर 4 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। अगर विषम है तो उसका उत्तर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर, और अगर 9 वाला है, इकाई का अंक अगर 9 मिल रहा है आधार में, तो घात अगर विषम है तो 9 और सम है तो 1, ये ध्यान रखना होगा। अब आगे टेबल देखिएगा। टेबल में क्या किया गया, इस साइड अंक दिए गए हैं, मतलब अंक का मतलब आधार के इकाई के अंक, आधार के इकाई के अंक हैं, और ये जो हैं घातें, इधर हैं घातें। अगर अब आधार के इकाई के अंक और घातें देखिएगा अब क्या है। अगर आधार का इकाई का अंक 4 है और घात सम है तो उत्तर आएगा 6। अगर इकाई के अंक का आधार 4 है और विषम अंक है तो उत्तर आएगा 4। अगर इकाई के आधार का अंक 9 है और सम है तो उत्तर आएगा 1। अगर आधार का अंक 9 है और उत्तर मतलब घात विषम है तो उत्तर आएगा 9, ठीक है।
तो ये टेबल भी कंफर्म हो गई होगी मेरे हिसाब से। तो ये याद रखिएगा। अब सवाल देखते हैं आगे। पहला है 98,434 पूरे की घात है 9837। काफ़ी बड़ी आधार भी काफ़ी बड़ा है और घात भी काफ़ी बड़ी है। गुणा करके तो हम निकाल नहीं सकते। तो अब क्या देखेंगे कि इकाई का अंक देखते हैं। 4 है तो 4 वाले के दो नियम है, एक घात सम हो एक घात विषम हो। तो अब 4 तो मिल गया हमें, लेकिन इसके उत्तर अभी कितने संभावित उत्तर कितने हैं? 2 हैं, यानी कि 4 और 6। तो कब 4 होगा कब 6 होगा, चूंकि हम पढ़ चुके हैं अभी कि अगर घात सम होगी तो 6 होगा, अगर घात विषम होगी तो 4 होगा। तो हम घात देख लेंगे अब। तो घात हमने देखा, घात सम विषम कैसे पता चलेगी? सम वो होती है जिसका अंतिम अंक 2 से कट जाता है, अगर अंतिम अंक 2 से नहीं कटता है तो वह विषम होगी। इसका अंतिम अंक 7 है यानी कि विषम है। 7 है तो 2 से नहीं कटेगा, जब 2 से नहीं कटेगा तो ये घात 2 से नहीं कटेगी, यानी कि क्या है? विषम है। जब घात विषम है और आधार है 4, आधार 4 और घात विषम, आधार 4 और घात विषम, तो उत्तर कितना हो जाएगा? 4। ठीक हो गया कन्फर्म, क्लियर। अब आगे देखिए 989 और ऊपर घात है इसकी 9874। तो देखिएगा 989 यानी आधार का अंक क्या, आधार के इकाई का अंक 9 आ गया। अब इसमें भी दो संभावित उत्तर हैं, 9 और 1। तो अब घात देखेंगे, घात का अंतिम अंक 4 है, 4 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, इट मीन्स ये सम है। अब देखिएगा आधार 9 घात सम, तो उत्तर हो जाएगा 1 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हो गया एक आंसर इसका। तो यही इसी तरह से सारे सवाल किए जाएंगे, बाकी ये आप खुद करेंगे। सी खंड है 63 257 79 की घात 637 और डी है 58 63 764 की घात 84 26 98। ई है 76 54 की घात 43 26 प्लस 57 69 की घात 32 91। इसमें क्या करना है? इसमें ये करना है कि जो हमने अभी पीछे पहले वाले नियम में पहले अलग अलग टर्म्स पढ़े थे, फिर उन टर्म्स को जोड़कर मतलब एक सवाल किया था। तो भाई यहाँ पे जो हम अलग अलग टर्म्स पढ़े हैं अभी ये सारे, तो अब यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर उन टर्म्स को जोड़कर, क्योंकि अगर हो सकता है कि इन दोनों को जोड़ के ऐड करके ही टर्म्स दे दिए जाएं। अब देखिएगा एक ये हो गया एक ये हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें उसी तरह से आप करेंगे। एक सब 4 की घात सम है तो 4 की घात सम के लिए जो भी आंसर हो, 4 की घात विषम के लिए जो भी आंसर हो। 4 की घात सम है तो सम के लिए आ जाएगा 6, सम के लिए 6 आ जाएगा। और 9 की घात विषम के लिए 9, तो 9 6 कितना आ जाएगा? 15, बस यही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से करेंगे आप आगे। अब देखिएगा कौन सी संख्या बच रही थी, हमने पहले नियम में ले ली थी 1 0 1 5 6, दूसरे में ले ली 4 और 9। तो इनके अलावा कितने अंक बचे? 2 3 7 8, ये 4 बचे हैं। तो अब तीसरे नियम में ये अंक आ जाएंगे। तो यदि आधार संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 और 8 हो तो क्या उत्तर होंगे वो देखेंगे। देखो नियम, यदि अंतिम दो अंकों को चक्रण 4 से भाग देते हैं, तो हाँ देखिएगा, और ये देखिएगा चक्रण, यदि आधार संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो देखिएगा इनका चक्रण होता है 2 3 7 8। हमें बाकी जो हमने पहला नियम और दूसरा नियम बताया उसमें इस तरह के चक्रण से कोई मतलब नहीं दिए। हालांकि वहाँ पर लिखा हुआ है कि 0 1 5 6 का चक्रण 1 होता है। चक्रण 1 होने का मतलब है कि बारी बारी से वही संख्याएं मिलती जाएंगी। चक्रण और दूसरे वाले का भी चक्रण दिया हुआ है दूसरे नियम में भी, और
तीसरे नियम में भी चक्रण दिया हुआ है, इनका चक्रण होता है 4। तो इसमें इसमें इस चक्रण का यूज होगा सवाल को हल करने में। वो किस तरह से होगा देखिएगा। घात के अंतिम दो अंकों को चक्रण संख्या से भाग देते हैं। मतलब समझ आएगा, ये है सरल। और हाँ देखिएगा, ये जो तीसरा, ये जो है तीसरा रूल, अगर आप पहला भूल जाएं दूसरा भूल जाएं, ये अगर याद है आपको, तो हर पहला और दूसरे रूल के भी सवाल, पहले और दूसरे नियम के भी सवाल इससे हो जाएंगे। तो ये एक कहते हैं कि सबका बाप है। अगर ये याद रखा तो बाकी कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी अंक आ जाए, तो सवाल बच के नहीं जाने वाला, होके जाएगा। ठीक है। तो देखिएगा, हालांकि वो इसलिए दिए गए थे क्योंकि उसमें, अब जैसे ऊपर हम 0 1 5 6 वाले सवाल थे पहले नियम में, तो अगर हम उनको इससे भाग करके फिर आगे का सिस्टम करते रहते तो काफ़ी देर लग जाती। लेकिन तब आता कितना आता, तो वही कर दिया था, कहते 0 1 5 6 है तो वही संख्या हो जाएगी। तो समय को बचाने के लिए वो नियम है। दूसरे में भी वही है। तो अब इसमें देखिएगा, तीसरे में क्या है, यदि आधार संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो देखते हैं। देखो 2 3 7 8 का चक्रण 4 होता है। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो तुम इस तरह से याद रखो कि 2 3 7 8 तीसरे नियम में 4 संख्याएं यूज होती हैं, तो इसलिए मान लो याद रखने के लिए कि इनका चक्रण भी 4 होता है। ठीक। करते क्या है सवाल को करने में, हल कैसे करते हैं। जैसे ये सवाल दिया है 7847 पूरे की घात है 98435। तो इकाई का अंक तो हमें देखना ही देखना है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुक के देखना है। सबसे पहले क्या देखा जाएगा, सबसे पहले देखा जाएगा कि जो घात दी हुई है, घात के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या को हम लिख लेंगे। तो अंतिम दो अंकों से बनी संख्या कितनी हो गई, 35 हो गई। ठीक। अंतिम दो अंकों से बनी संख्या को संख्याओं के चक्रण यानी कि 4 से क्या करते हैं, भाग, 4 से भाग करेंगे। तो 4 अट्ठे कितना आया, 32, कितना बचा, 3 बचा शेष। भाग देने के बाद जो शेष बचता है वह क्या किया जाता है, आधार का इकाई का अंक लिख लेंगे, उसकी घात लगा देंगे उसे ही। शेष को आधार के इकाई के अंक की घात लगा देंगे, बस हो गया सवाल। अब 7 की घात 3, यानी कि 7 की 3 बार गुणा, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 सत्ते, देखो 7 सत्ते 49, 49 का 9, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 49 का 9 रखेंगे, 4 चले जाएंगे, इकाई का अंक चाहिए हमें। 9 की 7 से करेंगे तो 9 सत्ते 63, 63 का इकाई का अंक 3 है। तो यही आंसर हो गया 3। नहीं समझ आया, देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, घात देखेंगे और घात के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या को लिख लेंगे और जैसे ये 35 मैंने लिख लिया, इसको डिवाइड करेंगे इनके चक्कर यानी 4 से, तो 4 अट्ठो 32, कितना बचा, 3 बचा। अब ये जो 3 यानी कि जो शेष फल आया है, इस शेष को इकाई, आधार के इकाई के अंक, आधार का इकाई का अंक क्या है, 7 है, उसकी इकाई के अंक की घात पे लगा देंगे, अब इसे हल कर लेंगे, यानी 7 की 3 बार गुणा। अब 7 सत्ते 49 के 9, तो छूट जाएगा 4, 9 की 7 से होगी तो 9 सत्ते 63, 63 का इकाई का अंक 3 है, तो यही आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम करेंगे, सही है। अब आगे देखेंगे, एक सवाल और देखते हैं। जैसे 43 258 की बात है, 43 75 326, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो है, जो इकाई अंतिम दो अंकों से घात में अंतिम दो अंकों से बनी संख्या लिख लेंगे। जैसे कि मैंने ये 26 लिख लिया, ठीक है। अब इनका चक्रण तो 4 होता ही है,
तो 4 से भाग कर देंगे, तो 4 छक्के 24, कितना आया, 2 शेष आ गया। तो इन 2 शेष को आधार के इकाई के अंक की घात लगा देंगे, यानी 8 गुणा 8, तो 8 अट्ठे 64, 64 का इकाई का अंक 4, तो यही 4 आंसर हो गया। ठीक है, सही है। अब एक और देखेंगे कि जैसे अगर हम भाग दे रहे हैं तो शेष बचे ही ना, क्योंकि कभी कभी पूरा पूरा भाग भी चला जाता है, शेष ना बचे तो क्या होगा। तो देखिएगा, यदि शेषफल 0 आए तो आधार की घात 4 लगा ली जाएगी, भाई चक्रण ही आधार की घात लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें देखिए 32 47 62 की घात है 48 33 32, तो इसमें क्या करना है, इसमें इकाई के मतलब घात के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या लिख लेंगे, 32 लिख ली, चक्रण से भाग कर देंगे तो 4 अट्ठे 32, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, क्या बचा, 0 बचा। तो नियम है कि 0 अगर शेषफल आ रहा है तो इकाई के अंक की घात 4 लगा लेंगे। तो इकाई आधार के इकाई का अंक है 2, तो 2 की घात लगा लेंगे 4, मीन्स 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का इकाई का अंक 6 है। ठीक है, तो यही 6 ही इसका आंसर हो जाएगा, 6। ठीक, अब इसी तरह से आगे के ये सवाल आप करेंगे, जैसे 47 863 की घात 56 327, सी वाला है 36 84 78 की घात 29 38 36, और डी है 96 47 की घात 23 642। ठीक है, अब आगे देखिएगा, हल करेंगे इन्हें भी, देखो किस तरह से किया गया है। 55 की घात 231 प्लस 217 की घात 243 माइनस 449 की घात 317 है। ये सारे सवाल तीनों रूल्स के सवाल एडेड हैं, एक ही में मिक्स करके दिए गए हैं। तो देखिए 55 की घात 231, तो ये पहले नियम से यानी इकाई का अंक 5 आ गया, तो इसका आंसर इकाई का अंक 5 आ गया। पहले नियम में क्या था कि जो अंक आएगा वही हो जाएगा, तो इसका 5 हो गया। दूसरे में 7 आ गया, तो ये तीसरे नियम से सवाल होगा। तो तृतीय नियम से यानी कि 43 को करके देखते हैं। 43 को क्या किया, भाग किया 4 से, तो 4 एकन 4, पूरा पूरा कट गया, 3 0 लगा के इसे शेष लिख लिया जाएगा। तो शेषफल कितना आया, शेषफल आया है 3। तो वही 3 को आधार की घात यानी 7 की घात 3 लगा लेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 के 9 बचेंगे, 7 नेम 63 के 3, वही 3 यहाँ पे आया है। ठीक है, इतना कन्फर्म हो गया। अब देखिएगा अगला क्या होगा, अगले में ये तो 3 हो गया, अगले में 9 आया है, यानी ये पहले नियम से या फिर तृतीय नियम से। हमने बताया था कि तृतीय नियम से सारे हो जाएंगे, तो पहले नियम से या द्वितीय नियम वाला है, द्वितीय नियम वाला है ये। यहाँ पे ये थोड़ा गलत है, इसमें द्वितीय नियम आएगा यहाँ पे, सेकेंड रूल, जिसमें 4 और 9 वाला था केवल। तो 9 की घात देखेंगे, 9 की घात विषम है यानी कि 9 की घात 1, तो कितना आ जाएगा 9। अगर सम होता तो 9 की घात 2 यानी 81 आता, इकाई का अंक 1 आता। तो यहाँ पे 9 की घात विषम है यानी कि 9 आएगा, तो वही 9 आ गया। अब क्या है, स्टार्टिंग वाले जोड़े जाएंगे, तो 5 3 8, भाई 5 3 8 हो गया, माइनस के 9 है, 8 माइनस 9 हुआ। अब ये देखिए 8 माइनस 9, अब आप कहेंगे कि 8 में से 9 घट रहा है तो माइनस का 1 बचना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने अभी क्या नाम घटाने वाले सवालों में क्या किया गया था, घटाने वाले सवालों में किया था कि अगर कोई संख्या ऐसी दी है कि उसका इकाई का अंक छोटा है और जो घटाया जा रहा है उसका इकाई का अंक बड़ा है, तो भाई इसके ये तो इकाई के अंक लिखे गए हैं, इसके पीछे भी तो संख्याएं होंगी, तो जो संख्याएं होंगी उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाथ से दाही लेंगे। जब दाही लेंगे तो इधर हो जाएगा 18,
18 में से 9 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 9। बस यही गलतियाँ ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें यही ध्यान रखनी है, बाकी सवालों में कुछ नहीं है भाई। ये तो हमने इकाई के अंक लिखे हैं सारे, इसको हल करेंगे तभी काफ़ी बड़ी संख्या आएगी। इस दूसरे पद को हल करेंगे तब भी काफ़ी बड़ी, तीसरे को तब भी काफ़ी बड़ी संख्या आएगी। तो स्टार्टिंग वाले तो जोड़े जाएंगे, फिर उनके जोड़ में से तीसरे घटाई जाएगी। तो ऐसा थोड़ी ना कि 8 में से ही 9 घटाई जाएगी, उसके पीछे भी भाई संख्याएं हैं, अंक हैं। तो जब पीछे अंक हैं तो हम दाई ले लेंगे, तो 18 और 18 में से 9 गया 9। ठीक, अब आगे देखिएगा, जैसे 4 प्लस 444 4 प्लस 44 प्लस 444 प्लस 44 की घात है 98,362। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो अंदर टर्म्स दिए हैं चार, इन चारों को जोड़ के इकाई के अंक निकालेंगे। ठीक, जैसे 4 4 4 चौक 16, ये तो एडेड हैं, जोड़ वाले देखिएगा भाई। इसमें गलत किया हुआ है। गलत क्या है इसमें, गलत ये है कि ये जो देखिएगा यहाँ पर गलती हुई है। गलती क्या हुई है, गलतियाँ ये हुई हैं कि देखिएगा, हाँ तो ये सवाल बता रहा था, इसमें ये गलती थी कि ये गुणा ना होकर जोड़ किया गया था, सॉरी यहाँ पे गुणा किया गया है, तो ये गलत है इतना। अब देखिएगा आगे, 4 में जब जोड़ है तो जोड़ करेंगे, तो 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़े 12, 12 का इकाई का अंक 2 में 4 जोड़ा 6, वही 6 यहाँ पे आ गया। और अगर 1 2 0 1 5 और 6 होता है तो इकाई का अंक वही संख्या हो जाती है। तो इकाई का अंक, अंतिम इकाई का अंक 6 हो गया। आगे देखेंगे अगला सवाल, 467 की घात 467 प्लस 985 की घात 6731 माइनस 446 की घात 7891। ये 467 की घात 467 ये थर्ड नियम से होगा, यानी कि घात के अंतिम दो अंक यानी 67 को 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 2 7 4 छक्के 24, 3 शेष आया, 3 को 7 की घात 3 लगाएंगे तो 7 की घात 3 का इकाई का अंक 3 आता है, तो वही 3 यहाँ पे लिखा गया है। आगे 900, ये 3 आ गया, 985 की घात 731, अगर 0 1 5 6 कुछ भी आ जाए तो वही 5 हो जाएगा, वही संख्या। 446 की घात 7891, तो 446 यानी इकाई का अंक 6 आ गया, 0 1 5 6 वाला रूल अप्लाई, तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस वाले जुड़ेंगे तो 5 और 3 8 माइनस 6। ठीक, 8 में से 6 गया 2, तो इकाई का अंक हो जाएगा 2। ठीक, आगे ये सवाल खुद करने हैं। देखिएगा पहला 264 की घात 102 प्लस 264 की घात 103, जो नियम जिसमें अप्लाई होता है वो खुद देखना है कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है और किस तरह से सवाल होगा। ठीक, ये सारे सवाल हल करेंगे, अगले दिन फिर उपस्थित होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।